बीजेपी ने तय किए डोंट एंड डूज। नेताओं को खुलेआम बोलने की मनाही। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। 2023 का रोचक होगा मुकाबला। अब बीजेपी रणनीतिक तौर पर 2023 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के 2 दिन चले मंथन में संगठन से लेकर नेताओं को कैसे आगे बढ़ाना और इसको लेकर रोड मैप तैयार हुआ। साथ ही बीजेपी नेताओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो निगम मंडल के साथ विकास प्राधिकरण ने भी नियुक्तियों का रास्ता साफ किया है। खबर तो मंत्रिमंडल विस्तार की भी है, लेकिन खास बात यह है कि बैठकों में नेताओं को खुलेआम बयानबाजी से बचने की हिदायत दी गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेताओं की तरफ से अफसरशाही को लेकर खुलेआम नाराजगी जताई गई थी। सबका साथ सबके विकास के साथ सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। सर्वस्पर्शी सभी लोगों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सभी क्षेत्रों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो बूथ सशक्तिकरण का अभियान यही था। इसलिए यह रूटीन प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी की। जहां पर हम कहीं कमजोर हैं, जहां चुनाव हारे, तो आगामी चुनाव जीतने के लिए क्या तैयारी होगी उसके बारे में भी हम सब लोगों ने मिलकर के बातचीत की है। और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती ही आधार हमारा है, कैडर हमारा आधार है। कार्यकर्ता की ताकत के बल पर हम चुनाव जीतते हैं और कोई भी अभियान सफल होता है। तो ये तैयारी भी हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर की। कोर ग्रुप में कुछ हुआ, आगामी कुछ कार्यक्रम तय उस प्रकार की कोई भी चर्चा करने के लिए हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और पिछली बैठकों में कुछ हुआ है क्या जो कार्यक्रम तय किए जाना? हाँ, कार्यक्रम चलते रहते, चुनाव के पहले हुए थे। अब आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए और डे टू डे पार्टी के संगठन के कार्रवाई को की योजना से संबंधित चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो चर्चा बाहर हम लोगों को कोट करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी की बैठकों में मिशन 2023 को लेकर कई प्रस्तावों पर रणनीति बनी है। 2018 के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हारी उन पर भी फोकस किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस मैदान पर है, यही वजह है कि बीजेपी को बैठकें करनी पड़ रही है। इन बैठकों का ताल्लुक सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करने के लिए यह बताया जा रहा है कि मिशन 2023 में हम हमारी विजय पताका कैसे फहराएं। हकीकत यह है कि इन बैठकों में भ्रष्टाचार की आ रही बाढ़ को कैसे थामा जाए, एक दूसरे की जो टांग खिंचाई अभियान चल रहा है उससे कैसे बचा जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए माइक्रो प्लानिंग में लगी है। बीजेपी की अगली बैठक अमरकंटक में होगी, यानी बीजेपी में अभी बैठकों का दौर थमने वाला नहीं है। इधर कांग्रेस की तैयारी कितनी है, वो कैसे बीजेपी की रणनीति से टक्कर लेगी, इस पर भी सबकी नजर होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी डोंट एंड डूज। बीजेपी एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। ऑन कैमरा जब भी आप ऑन रिकॉर्ड जब भी किसी नेता से आप बात करते हैं तो एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल आपने और हमने देखा इस पैकेज में, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीनियर बीजेपी लीडर, सीनियर विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा, बात बड़े सलीके से, तरतीब से, तरीके से शुरू होती है। बैठक में सब लोग मिले बैठे, चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा जैसा होता है वो बनती है। लेकिन ये सब हमको कोट करने का अधिकार मीडिया के सामने नहीं है। आप बड़ी उत्सुकता से देखते हैं कि अब कुछ मीटिंग के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन बीजेपी का ये एक बड़ा टाइट, एक बड़ा कठोर भी कह लीजिए, सख्त भी कह लीजिए, और ये भी कह लीजिए कि एक बहुत ही समझा हुआ, जिसको हर नेता समझता है कि उसे कहाँ पर क्या बात कहनी है। लेकिन जो बात जहाँ कहनी है वो बात कह भी दी गई है, समझ भी ली गई है और समझा भी दी गई है। समझा ये गया है कि चुनाव चुनाव होता है, आपको इसको पूरी गंभीरता से लेना है और पूरी ताकत लगानी है। दूसरी बात ये है कि कौन सी बात कहाँ कहनी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ बयान जो आए हैं, इसमें से एक बयान तो अभी बहुत चर्चित ही रहा है, उस बयान को लेकर भी कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी एक कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से बात की गई, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की तरफ से, उसकी तरफ भी इशारा है कि एक बार अपने भीतर बात हो जाए, चर्चा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी बात सीधे ऐसी ना जाए कि जिससे कई सवाल खड़े हों।
जिन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी उन पे एक नजर डाल लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग असरदार होगी? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? सवाल नंबर 3, क्या 2023 में इन बैठकों का प्रभाव दिखेगा? तो ये वो सवाल हैं और इन सवालों पर हम कोशिश करेंगे कि आज की चर्चा केंद्रित रहे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, और उनके साथी हैं आशीष अग्रवाल जी, युवा नेता, प्रवक्ता, और दोनों की जोड़ी काफ़ी मशहूर व मारूफ कहते हैं जिसको, बहुत प्रसिद्ध है, सुविख्यात है। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप बैठक में जिस तरह के डिसीजंस हैं? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे जल्दी जो बहुत ज़रूरी हैं चुनाव के पहले एडजस्टमेंट के लिए, आगे कुछ महीनों बाद कैबिनेट विस्तार या पहले भी, जिसका जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन उसकी संभावना हमेशा खुली है, और निर्देश भी हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। देखिए शरद जी, वर्तमान दौर में हम देखें पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कुछ नेताओं के जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे बयान आए जिसने सरकार की किरकिरी तो कराई है और साथ में ये भी संदेश गया है कि संगठन का प्रभाव इन लोगों पर नहीं है, या यूं है ना कि इन्हें संगठन का डर भी नहीं है। तो पार्टी ने दो नेताओं के बयानों को गंभीरता से लिया। दोनों मंत्री हैं, दोनों का सिंधिया गुट से नाता है, और पार्टी ने ये लाइन तय करने की कोशिश की है जो बैठक हुई है कि अब आप बेवजह बयानबाजी नहीं करेंगे। जो भी आपको बात कहनी है, चाहे मुख्यमंत्री के सामने कही हो, चाहे अध्यक्ष के सामने कही है। एक चीज तो ये तय हो गई, और मुझे लगता है कि पार्टी आने वाले समय में सख्त फैसले लेगी अगर कोई उस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो, ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरी चीज, आपने नियुक्तियों की बात की है। स्वाभाविक सी बात है कि निगम मंडलों में नियुक्ति का बड़े लंबे समय से लोगों को इंतजार है, लेकिन ये मान के भी चलिए कि जो रिक्त पद हैं वो सारे नहीं भरे जाएंगे शरद जी। ये कुछ पद भर के छोड़ दिए जाएंगे, ताकि जैसा घड़ी का पेंडुलम डोलता है तो लोगों को ये उम्मीद रहे कि ये पेंडुलम हमारी तरफ भी आ सकता है। तीसरी बात आपने विस्तार की कही, तो विस्तार में 4 पद अभी खाली हैं शिवराज जी के मंत्रिमंडल में, उसकी भी कवायद है, लेकिन वो भी चारों नहीं भरे जाएंगे, वो भी गिनती के कम भरे जाएंगे, 4 से कम। तो कुल मिलाकर के पार्टी एक तरफ जहां अनुशासित लोगों को करना चाहती है, सख्त कार्रवाई का संदेश देना चाहती है, वहीं जो पद हैं खाली पड़े हैं वहां नियुक्तियों की भी रणनीति बना रही है। और जो ये बैठक हुई है उसमें इन मुद्दों पर खास चर्चा हुई है और विशेष जोर पार्टी का अनुशासन के मसले पर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब्बास साहब, आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन जैसे बीजेपी आपकी हर गतिविधियों में रुचि रखती है, जाहिर है आपकी भी अभिरुचि बीजेपी में बराबर बनी रहती है। इस बैठक में क्या निकला, क्या कहा गया, क्या हो गया, तो किनारे बैठे हैं आज आप, किनारे बैठकर आप देख रहे हैं बीजेपी को। बहरहाल किनारे बैठ के क्या आप देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक करी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो हमने जिला प्रभारी बनाए जो कमलनाथ जी ने नियुक्त किए, और उनके अलावा जो विधायक क्षेत्रीय थे उनको बुलाया गया, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, और एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के मैदान के अंदर जाने का काम दे दिया गया और काम शुरू हो गया। लेकिन हमारे सामने जो पार्टी ये सत्ता में है, वो पार्टी तो जानी ही जाती है 3 कामों के लिए, जिसके बारे में अगर जिक्र करें तो सब उसमें एक बैठक महत्वपूर्ण है। तो अब बैठक जो चल रही है, बैठक दर बैठक, असल में चुनावी साल आ गया है, और चुनावी साल के अंदर जो गुटबाजी हम शुरू दिन से कह रहे थे, जो अंतर कला हम शुरू दिन से कह रहे थे, सिंधिया समर्थकों का और मूल भाजपाइयों का एक साथ तालमेल का नहीं बैठना जो पहले दिन से कह रहे थे, चाहे वो सिसोदिया जी का बयान हो या इमरती देवी जी के बहुत सारे ऐसे मामले हों जो अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर दिखे, तो ये सारी चीज़ों को लेकर, और फिर आंतरिक सर्वे जिसके अंदर सर्वाधिक सीटों के ऊपर हालत बुरी हो, ख़ासतौर पर ग्रामीण आंचल के अंदर, उसको लेकर ये बैठकें चल रही हैं। लेकिन जनता टकटकी एक बांधे बैठी है कि शायद उसके लिए भी कुछ बैठक होती, शायद उसकी महंगाई से निजात दिलाने के लिए भी कोई बैठक होती, काश उसके पेट्रोल डीजल के जो नाम पर लूट चल रही है उनके ऊपर भी कुछ बैठक होती, जनता के जो दुख दर्द है उनको दूर करने की, बेरोज़गार इतनी बड़ी संख्या में, वो बेरोज़गारी की दर को कम करने और बेरोज़गारों को रोज़गार देने पर बैठक होती। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से शरद जी आज बड़ा विषय ये हो गया है कि जनता मन बना चुकी है कि बैठकें करते जाओ, 2023 में बाहर जाने का रास्ता जनता अपनी बैठक के बाद दिखा रही है। जी, आपने सुना आशीष जी, आपके मित्र की भी बात सुनी आपने। देखिए, मुझे गालिब साहब का वो शेर याद आ रहा था कि बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले।
तो मेरे जो काबिल मित्र हैं उनके अरमान संगठन की बैठकों से सरकार के फैसलों के निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें करेक्शन की आवश्यकता है। जब संगठन की बात होगी तो जो भाजपा को ज़रा सा भी नज़दीकी से जानते हैं वो जानते हैं कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीत हो हार हो, चुनाव हो या ना हो, पर निरंतर हम बैठकें करते हैं। बैठकों में चिंतन होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से क्या किया जा सके, और इसीलिए हरा भरा मध्य प्रदेश जैसे जो सामाजिक सरोकार के युवा मोर्चे के जो अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी जैसा दल ही दे सकता है। आपके इस कार्यक्रम में मैंने 3 प्रश्न देखे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट काम आएगा, क्या रणनीति 2023 में चलेगी, और क्या बैठकों का कुछ फायदा होगा। तो देखिए, बड़े बूढ़े बता गए हैं कि परिश्रम कभी जाया नहीं जाता, और इसीलिए 1980 से ये जो भारतीय जनता पार्टी चली, जिसका सफर 2 से 400 पे पहुंचा, वो इसी चिंतन मनन और बैठक की प्रक्रियाओं का नतीजा है। दूसरी बात, डूज और डोंट्स देखिए होने भी चाहिए। इसीलिए एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति कैमरे पे कहते हैं कि हमें अब मनाही है ओपन में बात करने की, संगठन में क्या बात हुई, क्योंकि उसके लिए प्रवक्ता है, उसके लिए मीडिया टीम है। अब ये डूज एंड डोंट्स उसी परिवार में हो सकते हैं जहां पर मुखिया को लेके स्वीकार उक्ति है, जहां पर कांग्रेस जैसा दल हो, जहां पर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी आपस में जंग छिड़ी हो, वहां पर काय के डूज एंड डोंट्स। वहां पे तो कमलनाथ जी जिसको डोंट कहेंगे वही दिग्विजय सिंह जी के गुट के लिए डोंट होगा। तो इसलिए इस तरह की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है, और यही स्वस्थ प्रक्रिया है जिससे आप अपना वोट प्रतिशत 50% से ऊपर ले जा सकते हैं, अपने कार्यकर्ता की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। संदीप जी, बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी जो बॉडी लैंग्वेज रखती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो ये समझती है कि मध्य प्रदेश की लड़ाई 2023 की भी कोई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। जाहिर है युद्ध के दोनों ही योद्धा अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रख रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो बातें बाहर उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखना है, वो भीतर सच्चाई के साथ अपने प्रमुख रणनीतिकारों तक पहुंचाना भी है। जो सवाल हमने भी खड़ा किया कि ये माइक्रो मैनेजमेंट कितना असरदार होगा, इन बैठकों का इम्पैक्ट आप चुनावी रणनीति, उसके प्रबंधन पर कितना गहरा देखते हैं? देखिए शरद जी, संगठन के जो मुखिया होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, वो अपने से अधीन काम करने वालों को निर्देश देते हैं। दूसरी चीज, वो इशारों में सख्ती भी दिखाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रदेश स्तर से बीजेपी के संगठन की खूबी यही है कि ऊपर से जो संदेश चलता है वो नीचे लेवल तक जाता है, गांव तक जाता है, मंडल इकाई तक जाता है। अगर इस बैठक में जैसी बातें आ रही हैं कि अनुशासन को लेके पार्टी सख्त है, मुख्यमंत्री भी थे, संगठन मंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, तीनों लोगों ने पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जोर अनुशासन पर दिया है। अगर ये बात ऊपर से गई है तो मुझे नहीं लगता कि मंडल स्तर पर कोई नेता इतना साहस कर पाएगा कि वो उस लक्ष्मण रेखा को पार करे। तो अगर पार्टी का संगठन या पार्टी का मुखिया रुख ऐसा बनाता है तो पार्टी को लाभ होता है। और जिस साल में चुनाव है, अगर बयानबाजी इसी तरह से चलेगी और आप उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो नीचे के लोग भी अनियंत्रित हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि पार्टी ने जो रणनीति बनाई है और जो संदेश दिया है उसका असर भी दिखेगा कहीं ना कहीं। हो सकता है अगर लोग लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो क्या पार्टी सख्त फैसले लेगी, इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी, क्या आपको लगता है कि ये भी एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आपको लगता है कि पार्टी में एक वर्ग ऐसा भी है जो इन चीज़ों को देखकर अभी भी उस रूप में नहीं ले रहा है? उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और चुनिंदा नेता भी हो सकते हैं, जिन तक भी मैसेजिंग बड़ी साफ की जा रही है निरंतर कि साहब आप सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि किसी भ्रम में नहीं रहना है, हमें पूरी ताकत से भिड़ना है चुनाव। शरद जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं, घर परिवार में भी होते हैं, जिनको उच्छृंखल कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ों को तोड़ते रहते हैं। मुखिया की जिम्मेदारी है कि जो ये तोड़े या जो निर्देश का उल्लंघन करे उस पर आप सख्ती से डंडा चलाएं। अगर ये डंडा चलेगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ पार्टी को होगा, और अगर गुटबाजी के चक्कर में वो कार्रवाई नहीं हुई तो नुकसान भी होना तय है पार्टी को। अभी तक आपके यहाँ भी हम देख रहे हैं बीजेपी का बड़ा असर है। जैसे आप दोनों दोस्त एक दूसरे का असर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है लेते ही होंगे, क्योंकि दोस्ती में असर तो आता ही है।
ऐसे ही आप भी बीजेपी से बड़ा असर ले रहे हैं। अब आपके यहाँ नेताओं ने चुप्पी साध ली है, वो बोलते नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा पहले जैसे बयान आ जाते थे बैठक के पहले कि खुला संवाद होना चाहिए, हमारे यहाँ अभी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मैं पीसीसी चीफ से आग्रह करूँगा कि संवाद की एक प्रणाली और मजबूती से विकसित हो, लेकिन अब ये सब नहीं है। फिर जो बूथ मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें हैं वो भी हमें लगता है कि आप काफ़ी बीजेपी पे क्लोजली आप निगाह रख रहे हैं। अच्छा है, मजबूत प्रतिद्वंदी से सीखने में कोई हर्ज नहीं जी। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी का तजुर्बा जो है वो हम सब जानते हैं, जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो भी जानते हैं। 2018 के अंदर चुनाव के जिस रणनीति पे काम किया था उससे आगे की रणनीति आज बना के हम आगे बढ़ रहे हैं और हर एक व्यक्ति कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार करा हुआ है और वो कमलनाथ जी के साथ लामबंद है, कंधे से कंधा मिला के कमलनाथ जी के पीछे चलने को तैयार खड़ा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा करते थे माननीय सिंधिया जी, वो भारतीय जनता पार्टी में है और आप वो सारे काम अब भाजपा में देख रहे हैं जो कभी कांग्रेस के अंदर सिंधिया जी की वजह से हुआ करते थे। आज बड़ा विषय यह है कि हमारी रणनीति बन चुकी है, हम मैदान में उतर चुके हैं और कमलनाथ जी के 15 महीने की उपलब्धियां जनता के सामने है, जनता याद करती है। किसान के पास भाजपा वाले जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कमलनाथ जी ने जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था उसको आगे आप और कर दीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे बेरोजगार युवाओं के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अंतरकला नहीं है। आज भाजपा को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो उन्हीं सारी मुसीबतों के लिए करना पड़ रहा है। माननीय सिसोदिया जी का जो बयान था उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देख सकते हैं, बार बार टकराव हो रहा है। अब बड़ा विषय यह है कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपने बात करी थी, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही मैं बात करना चाहता था कि जो राजेंद्र शुक्ला जी की बॉडी लैंग्वेज थी, जो बीजेपी ने सार्वजनिक नहीं किया था कि हमने यहाँ पर डूज एंड डोंट बना दिए हैं कि ये आपको नहीं बोलना है, हमारा कोई नेता बात नहीं कर सकता है। उन्होंने इसको एक टॉन्ट की शक्ल में कह लीजिए या उनकी पीड़ा कह लीजिए कि भाई हमें तो अब अधिकार है नहीं, हमें तो मंत्री भी नहीं बनाया, हमें मतलब कहने का मतलब तात्पर्य जो है हमें तो अधिकार है नहीं। ये बोलने का बार बार कोई औचित्य नहीं था, कोई मैसेज कन्वे करने का जो काम किया गया। फिर कहूंगा भाजपा में अब अनुशासन की वो बात नहीं है जो कुशल ठाकरे जी के दौर की सुनते हैं। अब चीजें बाहर आती हैं, अब चीजें बाहर निकलती हैं। एक मंत्री स्तर का व्यक्ति आके बाहर कह रहा है कि नहीं हम क्या है, हमसे क्या बात करेंगे, बात कीजिए आशीष अग्रवाल जी से बात कीजिए, वो अधिकृत हैं। एक उत्सुकता ये भी है मेरी, कमलनाथ जी दिल्ली के दौरे काफी कम कर दिए हैं उन्होंने, तो क्या वहाँ जो गुटबाजी है, गुटबाजी संक्रामक भी होती है क्या कि वो कि दिल्ली जाएं वहां से कोई कुछ आ जाए वायरस यहाँ मध्य प्रदेश में अभी यहाँ सब ठीक चल रहा है। कमलनाथ जी ने एक मंच पे, मीडिया के एक मंच के ऊपर ये बात बहुत विस्तार के अंदर कही। उन्होंने कहा मेरा फोकस है 2023 में किसी भी हाल में कमलनाथ सरकार नहीं कांग्रेस की सरकार को लाना, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। दिल्ली की रणनीतियों में 2023 के बाद होगा। मैं नहीं हम भी दुआ करते हैं कि कोई गुलाम नबी आज़ाद ना हो मध्य प्रदेश में। आज़ाद साहब में कोई खराबी नहीं है, उन्होंने अपना रुख अपनी बात कही है, लेकिन यहाँ अभी कोई खड़ा हो जाए तो 2023 मुझे तो लगता है नितिन गडकरी जी खड़े नहीं हो जाए वहाँ पर जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं। आशीष जी देखिए, अब्बास हाफिज साहब की गलती नहीं है, उन्होंने जो अपने दल में सीखा है उसी हिसाब से वो आकलन राजेंद्र शुक्ला जी के बड़प्पन और आदर्श कार्यकर्ता भाव का करेंगे। ये बात तो सही है कि संगठन में सबका काम होता है और उन्होंने उसी बात का अनुसरण किया कि जो काम उनको नहीं मिला उसको उन्होंने नहीं किया, पर कांग्रेसियों को उसको सीखने में मुझे लगता है कि शायद अभी एक उम्र लगेगी। बात ये आती है कि अगर कांग्रेस केंद्र में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के बिसात पर अगर अपनी बाजी लगाना चाहती है तो ये तो दोनों पिटे हुए मोहरे हैं। 15 महीने की कमलनाथ जी की अलोकप्रियता और उनके कामों को मध्य प्रदेश की जनता 28 उपचुनावों में अस्वीकार कर चुकी। उसके बाद भी कई उपचुनाव हुए, उसमें भी कमलनाथ जी और कांग्रेस हारे और इस नगरीय निकाय चुनाव में तो कमलनाथ जी ने पराकाष्ठा पार कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि लोकल इलेक्शन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जिसकी बात राजीव गांधी करते थे और ये उनकी बात को आगे कोट करते थे, कमलनाथ जी ने उसे ही सिरे से नकार दिया और इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हुए वो स्वयं वोट डालने नहीं गए। तो ऐसे कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगर कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, आपने कहा सब लोग एकजुट हैं, तो अभी अजीज कुरैशी जी ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, चाटुकारिता की क्या भूमिका है और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी किस द्वंद्व में लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे फोड़ों को ढककर
अगर कांग्रेसी नासूर बनने से रोक सकते हैं तो ये होगा नहीं। जनता की बात कांग्रेसियों से नदारत है। कांग्रेसी आज भी एक गुट से दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को मजबूत करने में लगी है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लगी है, और ये 2023 ऐतिहासिक विजय वाला साल होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जी, सबसे बड़ा विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी को आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता है, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। अजीत कुरैशी जी एक वेटरन नेता है, वो दिख रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी के बयान, स्टेटमेंट्स देश भर में नहीं दिख रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि यही चीज भाजपा को कहीं और लेके जा रही है। जनता की चिंता कर लीजिए कांग्रेस की चिंता के साथ, तो शायद कुछ उपलब्धि हासिल हो जाए। संदीप जी, एक राजनीतिक दर्शन का सवाल ये है कि बीजेपी में जो कुछ बंधन है वो बंधन बीजेपी के चरित्र का हिस्सा भी है। राजेंद्र शुक्ला जी जब ये बात कहते हैं तो मैं इसमें इनकार नहीं करता कि ये उनके भीतर का वही अनुशासन भाव है। कांग्रेस इसको अपने नज़रिए से देखती है, उसका अधिकार है। कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, अभी चुप्पी है, इसको आप स्वाभाविक देखते हैं या आपको लगता है कि ये एक कंपल्शन है, एक मजबूरी है उनकी, और या आपको लगता है कि अभी भी कांग्रेसियों को ये बहुत गहरा विश्वास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो एक मजबूत टक्कर बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार है? परिस्थितियां बदलेंगी तो क्या आपको लगता है कि भीतर का ये गठबंधन भी अपना चरित्र बदल सकता है? शरद जी, ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बिखरता भी आपको दिख सकता है, क्योंकि आमतौर पर होता रहा है कि ज्यों चुनाव आते हैं ये टकराव शुरू हो जाते हैं। वर्तमान में स्थिति को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं शरद जी। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसने बंटवारा भी कर दिया है एक तरह से। दिग्विजय सिंह जी को सीधे शिफ्ट कर दिया है दिल्ली। जो भारत जोड़ो यात्रा वाला मामला है उसका इंचार्ज बना के उन्हें अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचा दिया। यहाँ कमलनाथ जी हैं। तो वर्तमान दौर में ऐसा कोई नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर जो कमलनाथ जी की बात को काट सके या टाल सके। कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि आप बेवजह की बयानबाजी नहीं करेंगे, बैठकों में भी उन्होंने कहा है। यही कारण है कि चुप्पी है। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आएंगे, टिकट के बंटवारे का दौर शुरू होगा, मुझे लगता है कि अगर यही चुप्पी रही तो चुनाव में लाभ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो चरित्र है, जो हम लोगों ने अब तक देखा है, उसमें नेता बहुत जल्दी फूट पड़ते हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं हुआ और उनके बयानबाजी आ जाते हैं। जहां तक आपने बीजेपी की बात कही है शरद जी, राजेंद्र शुक्ल जैसा नेता, इतना सीनियर नेता, और ये कह दे कि हमें कहने का अधिकार नहीं है, ये अनुशासन है। इससे मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता हो, उसे ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा अगर वो अधिकार नहीं है, हम भले बड़े नेता हैं, तो हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए। ये एक पार्टी के अनुशासन को प्रदर्शित तो कम से कम करती है, मुझे लगता है। निश्चित तौर पर ये इससे इनकार नहीं है। बहुत कम वक्त है मेरे पास, 15-15 सेकंड में आपके अब्बास हफीज साहब, ये अनुशासन का चरित्र आपके यहाँ बना रहेगा? नतीजे जो भी हों, शुभकामनाएं दोनों दलों को है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करिए। हालांकि विजय एक की होगी, लेकिन दोनों के लिए शुभकामनाएं। देखिए, सब एक मत है, सब एक साथ हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में है और कोई असंतोष नहीं है। आज जनता की चिंता है, जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं और जनता की जो पीड़ा है उसको दूर करने का संकल्प लेके जो एक आगे बढ़ने का काम किया है उससे बढ़ते हैं। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस जूझ रही है, केंद्र में जूझ रही है किलो और लीटर के अंतर में, और मध्य प्रदेश में जूझ रही है 2018 की 15 महीने की अलोकप्रियता से। और इन दोनों जूझने में स्पष्ट सामने है कि कांग्रेस के आगे जनता तो है ही नहीं, सिर्फ आपस के विद्रोह निपटाने की एक कवायद है, और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। चलिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि दोनों दलों को प्रहसन और रूपक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उससे अब निकलने का ये बिल्कुल सही समय है। खूब एक दूसरे पे तंज कस लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए, लड़ लीजिए, लेकिन अब आप आ जाइए कि जिसको कहते हैं खुद में डूब जा, पाजा सुरागे जिंदगी। अब दोनों ही दलों के लिए ये मौका है कि रिट्रोस्पेक्शन करके अपने भीतर ही प्रवेश करें और झांक लें कि कहाँ नब्ज थोड़ी धीरे चल रही है, यहाँ इसको पेस इसका बढ़ाना पड़ेगा। लंग्स जो हैं, अभी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो इनमें, तो कोहली की तरह मास्क बांध के 96 बांध के दौड़ के देख लें। ये भी एक निगाह डाल ली जाए कि पैरों में कितनी ताकत है, 100 मीटर की दौड़ कितनी तेजी से हो सकती है। दिस इज़ द हाई टाइम एंड दिस इज़ द राइट टाइम। इस समय अगर आप खुद के भीतर चले गए और अपनी खूबियाँ और खामियों को समझ लिया तो बेड़ा पार हो गया सर। बहरहाल बहुत शुभकामनाएं बीजेपी कांग्रेस दोनों को। आशीष जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब एक शालीन डिबेट के लिए। संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा।
ट्रोलर्स बनेंगे टेंशन। नमस्कार।